कि सर इकोनॉमिक सर्वे पेश हो गया और हर किसी के दिल की धड़कन अब बढ़ती हुई नजर आती है कि कल बजट भाषण में वित्त मंत्री क्या कुछ कहेंगी। लेकिन जो बातें आज इकोनॉमिक सर्वे में कही गई हैं सर, जिसमें कहा गया कि जो शहरी बेरोजगारी दर है वो 4 साल की सबसे कम है। कहा गया कि आयुष्मान जैसी योजना ने लोगों का 80,000 करोड़ रुपए बचाया है। ये भी कहा कि कोरोना से जो आर्थिक नुकसान था वो रिकवरी होती अब नजर आ रही है। वेलफेयर के फ्रंट पर आपको लगता है कि ये राहत भरी खबर है? नहीं, बिल्कुल सही है कि ये 80,000 करोड़ जो आपने बचाया है आयुष्मान भारत में, ये एक बड़ी चीज है। लेकिन आप गौर कीजिएगा तो ये सिर्फ साउथ इंडिया के 4 स्टेट्स में ज्यादा इसका प्रभाव रहा है, क्योंकि वहीं के लोग जागरूक रहे, वहीं का सिस्टम इंप्रूव किया है। नॉर्थ इंडिया में इसके जो अपेक्षित फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। तो ये लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होगा। तो हमें ध्यान इस बात का रखना है कि विकास जो हो वो सम्यक हो और चौतरफा हो। यहाँ पे ये बिल्कुल सही है कि 80,000 करोड़ बचा है। इसी तरह आप बाकी पैरामीटर्स, बेरोजगारी दर का कम होना 4 साल में जी। अब आपने अर्बन में तो बिल्कुल ठीक है, कब हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ इकोनॉमी लुकअप कर रही है। लेकिन अगर ग्रामीण में नहीं बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि 45 करोड़ वो जो बेरोजगार हैं वो गांव में हैं। ठीक है, लिहाजा आपको यही कल के बजट में आपको यही देखना होगा कि क्या आपने एमएसएमई सेक्टर, रूरल इंडिया में, बायोंसी इकोनॉमी में, इसके लिए क्या क्या कोशिशें की है, ये मुझे देखने की जरूरत है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये आखिरी पूरा बजट है मोदी 2 का। ये जो मोदी का जो सेकंड रिजीम है, इसमें ये आखिरी पूर्ण बजट होगा और इसके बाद इलेक्शन होगा 2024 में। लिहाजा आपको एक तरफ ये देखना है कि हम जनता को खुश भी करें, लेकिन फाइनेंशियल कंपल्सन जो आपके मॉनेटरी कंपल्सन है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मनोज सर, मौजूदा दौर में, मौजूदा वित्तीय वर्ष में 7% की विकास दर जीडीपी की, ये आंकड़ा राहत देता है मौजूदा वक्त में बाकी दुनिया की जो इकोनॉमी है उस लिहाज से, या कहीं खतरे का संकेत है? नहीं, देखिए ये तो ये तो देखिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी की सारी पॉलिसीज़ काम करी हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि पिछले 2-3 साल थे वो बहुत ही कष्ट भरे साल थे। इस साल में पूरे संसार ने कोरोना को झेला और ये वो पीरियड था जबकि पूरे संसार ने यूक्रेन और रशिया का जो वॉर था वो भी झेला। तो इस कारण जो भी अर्थव्यवस्था की जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हों, चाहे वो सप्लाई चेन हो, तो सारी की सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। और जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन भी हमारा ज़्यादा है, 6.8%, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है जी। लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करें, अगर हम यूरोप को कंपेयर करें जहाँ की इन्फ्लेशन 10% से ऊपर रहा है, तो वो देखते हुए, और आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वो देश हैं जहाँ की इन्फ्लेशन कभी भी 1%, 2% से ऊपर नहीं रहता था। तो ऐसे में मेरे ख्याल से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। अगर और सरकार की जितनी भी स्कीम है, चाहे वो PLI स्कीम हो या कोई और स्कीम हो, वो सारी की सारी स्कीम ने ठीक से काम किया है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो सारा का सारा बेसिकली मोबाइल हैंडसेट के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके कारण भी है। ठीक है सर, लेकिन अगले साल ये 7% का आंकड़ा गिर सकता है, 6.5% कहा जा रहा है। क्या ये स्वाभाविक है? मौजूदा बदलाव जिस तरीके की पूरी दुनिया की इकोनॉमी दिख रहे हैं उसके बाद यही होना है, या ये भारत के लिए एक चुनौती की बात है? और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से इस आंकड़े का क्या कुछ मतलब? नहीं, मेरे ख्याल से ये कोई ऐसे चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आपका बेस बढ़ता है तो नेचुरली नेक्स्ट ईयर ग्रोथ थोड़ा कम तो होता ही है। तो ये तो है। लेकिन अगर हम अगले साल की बात करें तो अगले साल जो भी बजट होगा हमारा अभी जो आने वाला है, वो बजट एक इलेक्शन बजट होगा। उस बजट में हम कोई बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की बात नहीं कर सकते। हम गवर्नमेंट कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लेगी जिसके कारण की ड्रास्टिक चेंजेस हों और जिसके कारण की इकोनॉमी बहुत तेज भागे। मेरे ख्याल से तो हमारी इकोनॉमी जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से जाती रहेगी। एनके सर, राष्ट्रपति ने आज अपने भाषण में कहा था, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि जो 11 करोड़ छोटे किसान हैं वो सरकार की प्राथमिकता में है। ये भी कहा गया है कि जो 27 लाख करोड़ रुपया है वो गरीबों को दिया गया है वेलफेयर स्कीम्स के मद्देनजर। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, चुनाव आए या जाएं ये तो हर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके का बड़ा आंकड़ा
बीजेपी को पॉलिटिकली एक राहत देता है सर 27 लाख करोड़ रुपए? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। पॉलिटिकली राहत देता है कि नहीं, और ये बात सही है कि पॉलिटिकली बीजेपी बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे है, क्योंकि जो ये इमदाद दिए हैं, जो सब्सिडीज दी हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया है, ये अपने आप में अद्भुत है। और आप ताजुब करेंगे कि इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। और ये भी सही है कि कई बार ये सब्सिडीज जो आप जरा गौर कीजिएगा, फर्टिलाइजर में आपकी सब्सिडी जो 14 में 1 लाख सवा लाख करोड़ की होती थी, आज 3.5 लाख करोड़ की है जी। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी आपने दिया, फूड ग्रेन पे सब्सिडी दे रहे हैं, पेट्रोल पे दे रहे हैं। ये 3 आपके मेजर हैं जो कि बर्न करते हैं हमारे बजट का 22% इन तीनों में जाता है सब्सिडी में। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो आप सब्सिडी, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी है, वो आप अगर आगे देते हैं तो पॉलिटिकली भले फायदा हो, इकोनॉमिकली नुकसानदेह है, क्योंकि उस फर्टिलाइजर में मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का है, खास करके यूरिया का, और किसान सस्ता यूरिया लेके अपने खेत को बर्बाद कर रहा है। वो फास्फेट नहीं डाल रहा है, वो पोटेश नहीं डाल रहा है। ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से सब्सिडीज को इक्वलाइज करे कि तीनों में वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन जब बीजेपी का कोई प्रवक्ता किसी पॉलिटिकल रैली में बताएगा कि देखिए 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए दिए थे सिर्फ किसानों की कर्ज माफी के लिए, 2009 में आपने उनको चुन लिया था, यहां तो हम 27 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं आपके वेलफेयर के लिए। बताएगा, कन्विंस भी कर लेगा, और ये हो ही रहा है। 2 चुनाव में आपने देख ही लिया। लेकिन इकोनॉमी अलग चलती है, पब्लिक मूड अलग चलता है। अब आपको चूंकि 8 साल हो गए हैं और 10 साल होने जा रहे हैं, तो अब आपको पब्लिक मूड के अलावा यह भी देखना है कि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में आपका खर्च अगर 2% आज भी टोटल मिला के सिर्फ 2% होता है, तो लॉन्ग टर्म में आप विश्व गुरु बनाने में आपको दिक्कत आएगी। लिहाजा आप हेल्थ एजुकेशन में कल कितना खर्च कर रहे हैं, बजट जब आप प्रस्तुत करेंगे, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा इशू है। मनोज सर,